नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे मजबूत भारतीय जनता पार्टी के और मजबूत कैसे हो कार्यकर्ता और संगठन, इस पर। लेकिन इस पर बात करने के पहले हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूती की सबसे खास वजह एक आरएसएस भी है, जो उसका मातृ संगठन कहा जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कल एक बैठक की थी। यह संयोग था कि जब बैठक हुई उसी दिन 3 परिणाम ऐसे आए नगरीय निकाय के, जिनमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और शाम को दोपहर में जब बैठक होती है तो चिंतन इस बात पर होता है कि कैसे वो अपने जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को और संगठन के पदाधिकारियों को कैसे उनमें कसावट लाए, ताकि वो कार्यकर्ताओं के प्रति उन्मुख हो और जनता के प्रति जवाबदार हो। इन सब पर बातचीत हुई है और इसमें खास बात यह है कि इसकी पूरी कमान पहली बार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री सुहास भगत ने संभाली थी। ऐसा कम देखने में आया, लेकिन ये शुरुआत है, हम इसको शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। इस बैठक में मंत्री भी शामिल हुए थे, कुछ पदाधिकारी भी शामिल थे और विधायक भी शामिल थे। चर्चा इस बात पर हुई कि विधायक और सांसद कितना अपने क्षेत्र में काम करते हैं, केंद्र की योजनाओं को लेकर, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, और कितने वो अपने हितग्राहियों को लाभान्वित कराते हैं। इस पूरे बातचीत का लब्बो-लुआब यह है कि पार्टी ने यह तय किया है कि अब वो अपने प्रतिनिधियों को एक फॉर्मेट देगी, जिस फॉर्मेट के हिसाब से ये तय होगा कि वो अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं, कितने लोकप्रिय हैं और कितने जनता से दूर हो रहे हैं। इन सब बातों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और इसका काम होगा प्रदेश भाजपा संगठन के द्वारा। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे यहाँ, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। श्री दीपक शर्मा जी संघ के जानकार हैं, भाजपा के भी जानकार हैं और उनका सामाजिक संगठनों से सरोकार भी है। और दूसरे हमारे अतिथि हैं युवा पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी। ये भी कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ प्रशासनिक संगठन के जानकार होते हैं। हम इनसे बात करेंगे। आपने सुना कि आज चर्चा का विषय यह है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को और जनोन्मुखी बनाए और कसे और उसको कसावट लाने के साथ तरोताजा रखे। तो शर्मा जी, चूंकि आपका सब जगह दखल है, आप क्या समझते हैं कि जो बीजेपी ने कवायद शुरू की है कल से, उसका जो उद्देश्य है, क्या वो 2018 का चुनाव है या उसकी ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस है जो वो करती रहती है संगठन के मामले में? देखिए, एक तो जो दिखता है कि संगठन महामंत्री का वहाँ बदलाव हुआ है और वह अपने तरीके से संगठन में कार्य प्रारंभ उन्होंने किया है। नई नई तकनीकी आई हैं, समाज में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग निकला है जो आज के सोशल मीडिया और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से काफ़ी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और उन सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, उसके जो नेतृत्व हैं करने वाले लोग हैं, उनको किस किस प्रकार से सक्रिय किया जा सकता है, उसके लिए ये बैठक निश्चित रूप से उन्होंने करी होगी। और यह एक किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए अपने आप को सक्रियता बनाए रखने के लिए इस प्रकार की चीज़ें आवश्यक होती हैं और उसी दृष्टि से वो बैठक हुई होगी। और उसका इन 3 चुनावों से कोई सीधा संबंध तो मुझे नहीं दिखता है। चुनाव तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसमें होते रहेंगे, पर पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय रहे किसी भी प्रकार के चुनाव को फेस करने के लिए 2018 की तैयारी के रूप में भी उसको लेना होगा। ये मुद्दा इसलिए भी उठा है, इस पर हम आज चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि योग था या दुर्योग जो भी कहें, कल चूंकि बीजेपी तीनों जगह हार गई। 3 ही चुनाव थे, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक ने उसमें भागीदारी की, रोड शो हुए। उस रोड शो के बावजूद पार्टी का साफ हो जाना, और अंतर कोई कम नहीं था। ऐसा अंतर था जो पार्टी को मेरे ख्याल से स्वीकार नहीं हो पा रहा होगा। हालांकि वो नतीजे हैं, लेकिन उसको एक योग कहेंगे कि कल हार हुई और कल ये बैठक हुई। तो बैठक तो पहले से निश्चित थी। हाँ। निश्चित रूप से। और उस बैठक में जो जिस प्रकार की तैयारियां करना थी उसी दृष्टि से वो बैठक का आयोजन था। परिणामों से उस बैठक का कोई प्रभाव मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये बैठक हम उसको मानकर भी नहीं चल रहे, हम तो योग बता रहे हैं कि ऐसा एक संयोग था। अब ये संयोग सकारात्मक होता है, यदि वो परिणाम उनके पक्ष में होते तो उसका उल्लास हो जाता। पर ये तो परिणाम का आना और इस प्रकार की गतिविधियां तो मुझे लगता है कि किसी बैठक को ये संयोग है। लेकिन एक पत्रकारिता के नजरिए से जो चीज घटित होती है उसके आगे और पीछे की चीजें क्या होती है,
पर्दे के पीछे क्या होता है, बिहाइंड द कर्टन क्या बातें होती है, इस पर हम जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र पेगवार जी, आप बताएं कि ये दरअसल माजरा क्या है। देखिए राघवेंद्र जी, भाजपा में बहुत लंबे समय से ये बात आ रही थी कि कहीं पर कोई निगरानी नहीं हो रही है, और शायद इसी का परिणाम था कि जिन लोगों को वॉच डॉग की भूमिका निभाना थी वो सीधे सत्ता में दखल कर दे रहे थे, जबकि वो फीडबैक चैनल हुआ करते थे। यही वजह थी कि भाजपा में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ संगठन मंत्री के तौर पर, और जब संगठन मंत्री बदले हैं और सुहास भगत जी आए हैं तो उनको कुछ करके दिखाना है। उनको, मुझे लगता है कि संघ ने भेजा ही इसलिए है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कसावट उनको लानी है। तो इस कसावट के लिए उन्होंने एक नई तैयारी शुरू की है। मीडिया में ही खबरें आ रही थी कि सुहास जी कुछ कर नहीं रहा है, लोगों से मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि उनकी जो तैयारियां चल रही थी वो कल की बैठक के बाद मैदान में दिखाई दी। बिल्कुल, लेकिन अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगा, क्योंकि जैसा कि दीपक जी भी बता रहे थे, हम लोग भी ये मानते हैं कि ये बैठक पहले से पूर्व निर्धारित थी, इसका परिणामों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो चिंता की बात सब लोग पार्टी के भीतर, मीडिया में भी और जनता के बीच में भी, कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो कार्यकर्ताओं से कट गए हैं, जो पार्टी के जनप्रतिनिधि बनकर उभरे हैं, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो पार्लियामेंट के सदस्य हों, राज्यसभा से हों, लोकसभा से हों, विधायक हों, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से तो कटे, वो जनता से भी कट गए। इसीलिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ वहां तक नहीं पहुंचता, केंद्र की हो राज्य की। मुझे लगता है कि इस मामले में आपकी राय जानना जरूरी, क्योंकि क्या वाकई जो जनप्रतिनिधि है भाजपा के वो जनता और कार्यकर्ता से कट गए, इसलिए इस तरह की बैठकों का नियोजन करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं यही हो रहा है। भाजपा में जब से सत्ता में है तब से ये हो गया है कि विधायक संगठन हो गए हैं, पार्षद संगठन हो गए हैं और मंत्री संगठन हो गए हैं। और संगठन का जो निचला कार्यकर्ता, जो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता भाजपा में कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से अपनी उपेक्षा, उसको पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना नहीं होती, उसे पार्टी की नीतियों की बात नहीं होती। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट की बैठक में बार बार कहना पड़ रहा है कि मंत्री प्रभार के जिले में जाएं तो भाजपा कार्यालय जाएं, जिलाध्यक्षों को सूचना दें। इसका मतलब कि सरकार और सत्ता में कार्यकर्ता के स्तर पर बहुत दूरी हो गई है। वो कार्यकर्ता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे, या सरकार के जो कार्यक्रम है उनसे दूर हो रहा है, और इसका परिणाम आपने भोपाल, बिल्कुल मंडीदीप भोपाल का हिस्सा है। जिला भले ही बढ़ गया हो, लेकिन मंडीदीप में जो कुछ हुआ, उस अभी मैं कुछ विधायकों से बात कर रहा था कल, तो भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता खुश हैं कि भाजपा को इससे कुछ सबक मिलेगा और कार्यकर्ता की आवाज सुनी जाएगी। बिल्कुल, आपने जो कहा ये मुद्दे की बात है कि ऐसा कम होता है कि पार्टी हार जाए तो कार्यकर्ता खुश हो जाए। दीपक जी, संघ भी इससे खुश होगा कि दुखी होगा मैं नहीं जान सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उभर कर आ रही है, पिछले 5 सालों में ज्यादा उभर रही है कि जो बीजेपी का विधायक है, सांसद है, वो कार्यकर्ताओं से कट गया है, और पार्टी विधायक और मंत्रियों की मर्जी से पार्षदों को टिकट देती है, मंत्री और विधायकों की मर्जी से वो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी की टिकट देती है। जब मंत्री और विधायक के समर्थक टिकट पाते हैं और कार्यकर्ता कट जाता है, तो मेरे ख्याल से जो मंडीदीप में हुआ, जो मैहर में हुआ, जो ईसागढ़ में हुआ, ये उसी का नतीजा है। देखिए, ऐसा मेरा अनुभव तो है कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के विधायक के कहने से टिकट हो गए या किसी सांसद के कहने से किसी कार्यकर्ता को आगे बढ़ा दिया। ये मूल रूप से तो एक कार्यकर्ता आधारित संगठन ही है, और सरकार तो एक अस्थायी फेज होता है, सरकारें आती हैं जाती हैं, परंतु पार्टी और संगठन ये बना रहता है, और संगठन मजबूत हो उसके लिए हमेशा पार्टी के अंदर ऐसे प्रयास होते रहें। और इसी आपने जो बात कही वो सैद्धांतिक अच्छी है, व्यवहार के रूप में भी पार्टी भी इसी पर चलती आई थी। ये जो दुर्गुण, ये बीमारी जो आई है अभी पिछले 5 सालों में आई है, मैं आपकी बात को रोककर जरा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां जहां भी चुनाव हुए नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, बीजेपी का मेयर प्रत्याशी जीता, लेकिन पार्षदों में वो हार गई। तो उसके पीछे कारण यह है कि बहुमत पार्षदों का इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उस क्षेत्र के विधायकों की मर्जी से उनके समर्थक या उनके नौकर या उनके घर के लोगों को टिकट बांट दिए गए, कार्यकर्ता उपेक्षित हो गया। और ये ही बात कहीं ना कहीं कल खुद प्रदेश के अध्यक्ष नंद कुमार जी ने स्वीकार किया कि हमसे टिकट बांटने में गलती हुई है, और आरोप यह है कि वो मंत्री और विधायकों की मर्जी से टिकट बटे थे। अब आप अपनी बात जारी रखिए। हो सकता है ये आकलन उन्होंने किया और इस आकलन की कोई जिम्मेदारी या उसका प्रदेश अध्यक्ष खुद का ये उन्होंने आकलन किया होगा, और भी इस प्रकार के आकलन वो अपने स्तर पर करेंगे। और किसी भी चुनाव में हार जीत का कोई से एक अकेला कारण नहीं होता, कोई प्रत्याशी का भी कोई दोष हो सकता है, स्थानीय कुछ कारण भी हो सकते हैं, और टिकट वितरण में भी कमी भी हो सकती है। उसकी परीक्षण निश्चित रूप से पार्टी संगठन अपने स्तर पर करेगा। और चुनाव का हारना जीतना इस प्रकार का
तात्कालिक कोई उसका हिसाब लगाना, मुझे लगता है कि दीर्घकालीन योजनाओं के नहीं हिसाब नहीं से बिल्कुल तो आप ठीक नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं। असल में कोई भी पार्टी अपनी गलतियों को स्वीकार कर भी नहीं पाती, और करती है तो बड़ी मुश्किल से करती है। कांग्रेस को अपनी गलतियां स्वीकार करने में 12 साल लग गए जब वो मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई। अभी तो बीजेपी सरकार में तो स्वीकार करने का सवाल नहीं है गलतियां, क्योंकि सरकार में जब होते तो गलतियां ना तो दिखाई पड़ती है और वह न स्वीकार करने की उनकी स्थिति बनती मुझे है। लगता है गलतियों से बजाय ये कुछ कमियां रह सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कमियों को दूर करने के प्रयास एक सतत रूप से करना पड़ते हैं, और संगठन इसके लिए हमेशा सक्रिय रहे, मजबूत रहे, उसकी पूरी जानकारी आती रहे, बिल्कुल, उसमें कसावट बनी रहे, कार्यकर्ताओं के हर स्तर पर सुनवाई हो, ये पूरे प्रयास वहां होते हैं। और इसी क्रम में अभी नए संगठन महामंत्री इस पार्टी में पहुंचे, वो मुझे लगता है चीजों को और अच्छे से समझेंगे और वहां पर सीधे रूप से कार्य कर आप रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये नए संगठन महामंत्री इस बात को समझेंगे। इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं और अभी लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।